Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we completed our chapter, that is the organizing structure. Today we start the next chapter, that is the delegation of authority, अधिकारों का अंतरण. Delegation of authority and decentralization. इसमें दो टॉपिक आते हैं, एक आता है अधिकारों का अंतरण और एक आता है विकेंद्रीकरण. पहले हम आज करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है. देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये हमारी एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा हम इसे अपने वे से समझते हैं. देखो, जब भी कोई संस्था होती है वहाँ पर बहुत अधिक काम होता है. अकेला व्यक्ति जो वहाँ का अकेला सुपीरियर पर्सन होता है, जो वहाँ का काम संभालता है, वो सारा उस काम को अकेले नहीं संभाल सकता. उसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो सारे काम को कैसे करे. तो वो क्या करते हैं कि अपनी कुछ अथॉरिटी को अपने से जो नीचे वाले पर्सन होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि उनका बर्डन कम हो जाए और वो काम को अच्छे से कर सके. तो काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हम अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं. अब हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि व्हेन द एक्सेसिव वर्कलोड ऑन ए मैनेजर he is unable to perform all the work independently, कि अगर उसका काम बहुत बढ़ जाता है तो वो सारे काम को अकेले नहीं कर सकता. In such situation his work divides among the subordinate. लेकिन देखो, आपने काम तो अपना सबऑर्डिनेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जब तक आपको उस काम से संबंधित अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकेंगे. तो डिवीजन ऑफ वर्क, पहले आपने काम का बंटवारा किया, एंड असाइनिंग अथॉरिटी फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. उसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अधिकार अंतरण के तत्व क्या है. देखिए, एक क्वेश्चन तो बनता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और एक क्वेश्चन बनता है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अगर हम कहें तो इन दोनों का आंसर मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेम है. तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे. तो हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब करते हैं तो इसके अंदर तीन एलिमेंट्स आते हैं. देखो, फर्स्ट आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड आती है अथॉरिटी और थर्ड आती है अकाउंटेबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कहते हैं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी को हम कहते हैं अधिकार और अकाउंटेबिलिटी को हम कहते हैं उत्तरदायित्व. देखिए, इसको भी करने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं. मान लीजिए किसी पर्सन का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया और वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है. क्या ऐसा पॉसिबल है पहले वो उस पर्सन को अथॉरिटी दे दे कि आप ये काम कर सकते हैं? तो वो पर्सन क्यों काम करेगा? अगर हम पहले ही उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे तो वो तो हमें काम सौंपना शुरू कर देगा. तो इसमें ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जब हम किसी को काम प्रोवाइड करते हैं तो हम असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पहले उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी. ये सबऑर्डिनेट को जो भी उसे काम सौंपा गया है उसे पूरा करने का दायित्व सौंपती है. जब भी कोई सुपीरियर पर्सन, कोई टॉप लेवल का पर्सन अपने मीडियोकर्स को, अपने लोअर लेवल के पर्सन को कोई काम सौंपता है तो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस काम को पूरा करना जो उसे सौंपा गया है. अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा दूसरे व्यक्तियों को ही सौंपी जाती है. सेकंड, अगर आपने किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है
तो वो ड्यूटीफुल हो जाएगा, वो उस काम करने का उससे उत्तरदायी बन जाता है वो। और तीसरा, उनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, तभी हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपती हैं। चलो एक चीज़ और लेते हैं, हम आपको होमवर्क देते हैं तो आपकी क्या बनती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है काम करना। तो हमारा एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप होने के कारण हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में पर्सन क्या हो जाता है, ड्यूटीफुल हो जाता है, काम करने का उत्तरदायी हो जाता है। सेकेंड इज द अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स अधिकार। अब अथॉरिटी होता है पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की क्षमता। डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करना और कुछ ना करने की आपको निर्णय लेने की आपको शक्ति प्रोवाइड करना। देखिए एक और बात को समझते हैं। अब मैंने आपको कोई काम दिया, अगर मैं आपको उस काम से संबंधित अथॉरिटी ना दूं तो आप उस काम को कैसे पूरा करेंगे। अगर हम अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देते हैं और हम आप उस काम से संबंधित अथॉरिटी ना दें तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि जाओ नीचे से जाइए और आप कोई भी काम की आपको कि 5 असाइनमेंट लेकर आइए, लेकिन आपको क्लास से बाहर नहीं जाना, तो मुझे आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि आप क्लास से बाहर जाइए और आप असाइनमेंट लेकर आइए। तो अगर मैं आपको अथॉरिटी दूंगी तभी आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाओगे ना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अथॉरिटी होती है कि हमने अपने सबऑर्डिनेट को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की क्षमता, उसे पूरा करने के लिए आप डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। अब अथॉरिटी के भी फीचर आती है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन, अथॉरिटी भी हम डेलीगेटेड करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट आप प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको डिसीजन लेना इजी हो जाता है। और अथॉरिटी हमारी एक मैनेजरियल जॉब होती है, बिकॉज ए पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी ए मैनेजरियल पोस्ट, क्योंकि अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप कोई मैनेजरियल पोस्ट के अंदर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप किसी पर्सन को क्या दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, और फिर उसी काम को पूरा करने की अथॉरिटी दोगे। ये नहीं कि आपने काम तो कोई और दिया और अथॉरिटी दी किसी और काम की, ऐसा नहीं है। आप जो काम उसे प्रोवाइड करेंगे उसी से संबंधित अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे। एंड थर्ड इज द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स उत्तरदायिता, आंसरेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट टू हिज superior फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। जब देखो आपने किसी पर्सन को कोई क्या दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपने उस पर्सन को उससे संबंधित राइट भी दे दिए, तो अब वो पर्सन आपके दिए हुए काम का आंसर देने के लिए अकाउंटेबल होगा, उत्तरदायी होगा, उसे उसका उत्तर देना पड़ेगा। जैसे अब हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कल होमवर्क दिया था, आपने काम किया या नहीं किया, तो आप अकाउंटेबल हो इसके लिए। तो वो, लेकिन एक बात और है, चलो अगर किसी सुपीरियर ने किसी सबऑर्डिनेट को कोई काम दे दिया, उससे संबंधित उसको अथॉरिटी दे दी, लेकिन उस ए पर्सन ने बी पर्सन को काम दिया और अथॉरिटी दे दी, लेकिन बी ने वो काम सी को दे दिया, तो अब अकाउंटेबल कौन होगा, बी होगा कि सी होगा। तो हमारे ए पर्सन के लिए बी पर्सन ही अकाउंटेबल होगा जिसको काम सौंपा गया था, सी पर्सन अकाउंटेबल नहीं होगा। तो आंसर केवल वही पर्सन देगा हम जिसको काम सौंपते हैं, चाहे वो काम हम किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड कर दें। चलो अभी हमने एक असाइनमेंट का एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको कहा असाइनमेंट लेकर आओ, आपने वो किसी थर्ड पर्सन को कह दिया, थर्ड बच्चे को कह दिया कि चलो आप ले आओ, और मैंने आपसे पूछा कि असाइनमेंट कहाँ है, तो आप उस बच्चे का नाम नहीं ले सकते क्योंकि मैंने आपको काम दिया है, तो आप ही उस काम के लिए अकाउंटेबल होगी, कोई और पर्सन अकाउंटेबल नहीं होगा। तो जिस पर्सन को हम काम देते हैं, उससे संबंधित अथॉरिटी देते हैं, वही पर्सन उसका अकाउंटेबल होगा, अदर दूसरे पर्सन नहीं होंगे। अब अकाउंटेबिलिटी के भी फीचर हैं। अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जाता। देखो हमने अथॉरिटी भी दूसरे पर्सन को दी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूसरे पर्सन को दी, पर अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। इट इज ओनली टुवर्ड्स द डेलीगेटर। ये जो पर्सन को हमने डेलीगेट अथॉरिटी करी है उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये हमारा दोनों के बीच में रिलेशन होता है और ये अथॉरिटी देने के कारण ही वो पर्सन अकाउंटेबल होता है, अदरवाइज वो पर्सन अकाउंटेबल नहीं होता। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन
बनता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज द अथॉरिटी एंड थर्ड इज द अकाउंटेबिलिटी। अब यही हमने आपको एक अगला क्वेश्चन बताया था प्रोसेस, आप इसे भी रीड कर सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। और इस तरीके से आपकी बुक में एक दो डिफरेंस गिवन है, एक गिवन है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में, और एक गिवन है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आज आप इसे भी रिवाइज करके देखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।